सच में ये प्यार बड़ी प्यारी चीज होती है। ना कोई उम्र का बंधन, ना कोई रिश्ता नाता, बस प्यार ही प्यार। जब भी मेरी काम वासना जागृत हो जाती थी, तब मैं नंगी तस्वीरें देखकर अपने पोपट को सांत्वना देता था। ऊपर वाले को मेरे पोपट और मुझ पर तरस आया और मेरे दर्द की दवा बनकर मेरी जिंदगी में आई गौरी बुआ। गौरी बुआ मेरे पापा की सेकंड कजन थी, जिनकी शादी मेरे ही शहर में हुई थी। गौरी बुआ अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती थी। वैसे मेरे मन में गौरी बुआ के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि वो मेरे मन की रानी बन गई और मैं दिन रात उनको पाने की कल्पना करने लगा। विनय, विनय, फिर से कहानी। पता नहीं तेरे कहानी का भूत तेरे सर से कब उतरने वाला है। हाँ, राइटर बनना है बेटा। ये सब अमीरों के चोचले हैं। हम जैसे गरीबों को पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, इन कहानियों की नहीं। समझा? जी पिताजी। साहब से बात की है तुम्हारे काम के लिए। उनको मुंशी की जरूरत है, बंगले पे जाके उनसे मिल लेना। समझे? जी पिताजी। कहानियां मत लिखना। जी पिताजी। जी, आप कौन? मैं विनय, मिस्टर वर्मा से मिलना था। अच्छा, आइए आप बैठिए। क्या करें, सारे दिन काम करते करते बदन ऐसा निचुड़ जाता है, उसके बाद कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता हूं। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा ठीक है, उन्हें बैठाइए, हम आते हैं। नमस्ते सर। बैठो बैठो बैठो। विनय नाम है तुम्हारा? जी सर। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया था। सर ये मेरी मार्कशीट है। अच्छा, वेल डन, एक्सीलेंट। जी सर। हर क्लास में अव्वल किया है तुमने, टॉप। जी सर। विनय, तुम्हारे पिताजी पिछले 15 साल से हमारी गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हैं वो। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे कामकाज का हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से देखोगे। जी सर। ये हमारी पत्नी है, इस घर की मालकिन, और ये विनय हमारे ड्राइवर का बेटा। बैठो। सर, मैम आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं।
दिल्ली से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज ही दिल्ली जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि वो लड़का विनय आ गया है। उसे मैं सारा कामकाज समझाकर आज दिल्ली निकल जाता हूँ और 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। डोंट वरी डार्लिंग, तुम जाओ। मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। फिर कामिनी महेश का प्यार पाकर पूरी निढाल सी हो गई है। कामिनी को ऐसे लग रहा था जैसे बरसों प्यास से तड़पने के बाद आज उसने जी भरकर पानी पिया था, एकदम मीठा पानी। माफ कीजिए मैडम, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कहानी तो अच्छी खासी लिख लेते हो तुम। क्या तुम मुझे सुनाओगे अपनी कहानी? मैडम, ये ऐसी कहानी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। कहानी तो कहानी होती है, इसमें ऐसा वैसा क्या। आओ चलो। आओ बैठो। इस कहानी का नाम है आमरस, जिसमें एक लड़की को आमरस के बदले अपनी जवानी का रस निछावर करना पड़ जाता है। ये शयन कक्ष है ढोलपुर के रजवाड़े का। कुंवर रंजीत सिंह के पुरखों ने बरसों फूलपुर पर अपना राज चलाया। अभी राज सत्ता तो खत्म हो गई थी, लेकिन कुंवर साहब के खून में राजसी गर्मी अभी भी काफी बाकी थी, जो गाहे बगाहे कभी भी बाहर आ जाती थी। राजा साहब, सुनने में आया है अपने आमों के बाग में आजकल चोरी बहुत हो रही है। हमारे आम के बगीचे में आमों की चोरी हो रही है और इस बात का इल्म हमें नहीं है। पता लगाओ वो कौन है। राजा अपने बगीचों की आमों के लिए बहुत ही सख्त सजा देता था। एक दासी राजा के शयन कक्ष की सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर राजा के उन रसीले आमों पर पड़ी। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसने उस आम की टोकरी में से आम उठाकर खाना शुरू कर दिया। उन आमों का रस वो जी भर कर चूसने लगी। किसी को पता न लगे, इसीलिए वो एक कोने में छुपकर बैठ गई। आम के रस का मजा लूटने लगी। तभी राजा अंदर आया और उसने किसी के आम चूसने की आवाज सुनी। राजा ने पलटकर देखा तो दासी कोने में आम रस को बेफिक्र चूस रही थी। दासी, तेरी इतनी मजाल कि तूने हमारे पसंदीदा आमों का रसपान किया। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा नहीं, गलती हो गई। तुझे दंड मिलेगा। तूने हमारे बगीचे के आमों का रसपान किया है, हम तेरी जवानी का रसपान करेंगे। और इस तरह कुंवर ने एक आम रस के बदले दासी की जवानी का पूरा रस चख लिया। ये क्या कर रहा हो तुम? भैया, सुबह हो गया, उठो ना, तुम्हें काम पर भी जाना है। हाँ, उठ गया हूँ। जाकर एक कप चाय लेकर आ। चलो पहले तैयार हो जाओ। ए चुटकी,
ये साहबजादे अब तक उठे कि नहीं? हाँ? या तैर रहे हैं अपनी कहानियों की दुनिया में? उठ गया पापा, और वो नहाने भी चला गया है। चलो तैयार हो जाओ। विनय जी सुन। पिताजी। देखो बेटा, वहां ठीक से काम करना, और कहानी के चक्कर में काम खराब मत करना। ऐसा काम हमेशा नहीं मिलता। सब अच्छा ही होगा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, मेरी कहानियों से किसी का बुरा नहीं होगा, अच्छा तो हो सकता है। अरे क्या खाक अच्छा होगा? एक टाइम की रोटी कमा के दिखा अपनी कहानियों के दम पे तो मानो बड़ा है, अच्छा होगा। लाला जी, मुझे 1 किलो तुअर का दाल दीजिए ना, लेकिन पैसे मैं अगले हफ्ते ही दे पाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे मर्द को अभी तक पगार नहीं मिला। देखिए 1 ही किलो है। लीजिए। लाला, एक सिगरेट दो। विनय जी, खाता बहुत बढ़ गया है, जरा ध्यान दीजिए। हो जाएगा लाला। तुम चाय देखो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है मालकिन। गुड मॉर्निंग मालकिन, सॉरी वो हम थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ राइटर लोग देर रात तक काम करते हैं। वो डोर की चाबियां दे दीजिए, भाई खाता निकालना था। अरे मालकिन, बैठो। चाय पियो। वैसे कल की कहानी अच्छी थी, आज कुछ सुनाओगे? जी मालकिन। ओके, फिर ये गरम चाय फटाफट खत्म कर लो और कुछ गरम सुनाओ। जी मालकिन। ऊपर वाले ने 2 तरह की भूख बनाई। इंसान कुछ भी कर गुजरता है इन दोनों भूख को मिटाने के लिए। एरिया का एक लौता किराना शॉप वाला मनोहर 1 नंबर का ठरकी आदमी है। उधार सामान देने के बदले उसने मोहल्ले की कई औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाया। लाला जी, हाँ? मुझे 1 किलो तुअर का दाल चाहिए, लेकिन पैसे मैं आपको अगले हफ्ते ही दे पाऊंगी। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मेरे मर्द को अभी तक पगार नहीं मिली है। अरे अरे, लेकिन कौन सी चाहिए? देखिए हमारे पास 2-3 प्रकार की दाल है, आप आइए ना, अंदर आके देखिए ना। अरे नहीं, आइए नहीं। आइए तो सही। अरे नहीं नहीं। अरे आइए ना, आइए ना।
अरे आ जाइए अंदर, आ जाइए, कोई बात नहीं है। लाला के अंदर काम का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। 22 साल की कम्मो का जिस्म था, ऐसा कि देखकर अच्छे अच्छों का पजामा उतर जाए। कम्मो का तराशा हुआ जिस्म लाला के अंदर की काम वासना को और भड़का रहा था। तुम चाहो तो पूरे साल भर का चावल, दाल, गेहूं, अनाज मुफ्त में पा सकती हो। लेकिन लाला जी, मैंने ये काम अपने पति के अलावा और किसी के साथ नहीं किया है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे कुछ तुम्हारी हेल्प चाहिए। जी जी मालकिन। लगता है मिस्टर वर्मा आ गए। तुम अपने काम पे जाओ और याद रहे, ये जो भी है बस हमारे बीच में है। जी मालकिन।